नमस्कार किसान भाइयों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। मेरा नाम भारती झगड़े है और आज हम बहुत ही खास विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा का आज का विषय है टमाटर कुकुम्बर मोजैक वायरस प्रबंधन। और हमारी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है रमेश माले सर और दिनेश भोईर जी, जो कि टमाटर कृषि विज्ञान के एक्सपर्ट हैं। किसान भैया नमस्ते। रमेश मोहरे। दिनेश भोईर। सबसे पहले मैं सिंजेंटा कंपनी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। सिंजेंटा वेजिटेबल सीड्स हम दुनिया भर में लगभग 240 करोड़ किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। हमारे पास 90 से ज्यादा देशों में 28,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। हमने 2019 में अनुसंधान एवं विकास में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है और दुनिया भर में आप देखोगे लगभग 5,000 से अधिक कर्मचारी इस काम पे कार्यरत हैं। सिंजेंटा ही ऐसी दुनिया में सबसे पहली कंपनी है जिसने 150 साल पहले सब्जी की किस्मों के प्रजनन की शुरुआत की थी। आज हम 30 फसलों की प्रजातियों और 2500 से अधिक किस्मों के साथ हमारे कंपनी के एक्सपर्ट दुनिया की बदलती जरूरतों का अनुमान लगा रहे हैं। आज सिंजेंटा भारत में सब्जी आप सबको उपलब्ध करने वाली नंबर 1 कंपनी है। सिंजेंटा आज नई किस्मों, नए उपचार एवं प्रजनन की मदद से पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, जिससे आप सबको, हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो ये हमारी सिंजेंटा कंपनी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। अभी मैं सबसे पहले रमेश मोहाले सर से निवेदन करूंगी कि वो हमारे किसान भाइयों को कुकुम्बर मोजैक वायरस प्रबंधन के बारे में मुख्य तथ्य बताए। किसान भाइयों को रमेश मोहरे का नमस्ते। एक अपना ही देश है जहाँ पे टमाटो की खेती इस तरीके की होती है कि रोज या तो सीड को बोया जाता है या तो फसल को काटा भी जाता है। शायद ही कोई ऐसा महीना होगा हमारे देश में या कोई दिन होगा कि टमाटो मार्केट में अवेलेबल ना हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं है। या तो कोई ना कोई तो स्टेट से टमाटर की खेती हो ही रही है और मार्केट में फसल आ ही रही है। और इसी के चलते मार्केट में आज के तारीख में कई तरह की वैरायटी मौजूद है। अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो वायरस का जब भी विषय आता था टोमेटो के खेती में, तो शायद ही हम कभी सीएमवी के बारे में डिस्कस करते थे। उस जमाने में, मतलब 2-3 साल पहले की बात है, जब भी वायरस का विषय आता था या तो वो टास्को वायरस होता था या तो TYLCV वायरस होता था। दोनों भी या तो थ्रिप्स से ट्रांसमिट होता है या तो व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। लेकिन पिछले 1 या 2 साल से CMV, इसका मतलब कुकुम्बर मोजैक वायरस, ये काफी बड़े पैमाने पे इस फसल पे आ रहा है।
जो कि एफिड्स के वजह से ट्रांसमिट होता है। यही नहीं, हमारे जितने भी हमारे देश में प्रोफेशनल्स है या वाईपीआर है या किसान भाई है, इनके पास में मतलब इस वायरस के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, या तो इस बीमारी को या इस वायरस को उतना सीरियसली नहीं लिया गया था। इसके चलते कई जिलों में पिछले फसल के समय काफी नुकसान झेलना पड़ा किसानों को। कई सारे किसानों को पता ही नहीं था कि यह सीएमवी है या कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है। तो कोई स्टेट में स्टेट डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गए क्योंकि किसानों का काफी नुकसान हो रहा था। और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सिंजेंटा के साथ में हाथ मिला के किसानों को एजुकेट करने का काफी प्रयास भी किया है। तो चलो अभी चलते हैं कि ये बीमारी क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी लेंगे। सीएमवी का मतलब है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, जो टमाटो की फसल में आ सकता है और आ भी रहा है। इस वायरस को केवल और केवल एफिड्स, जिसको मराठी में मावा भी बोला जाता है, इस एफिड के जरिए ही इस वायरस का फैलाव होता है। यह कभी भी सीड बॉर्न टाइप का वायरस नहीं है टमाटो के लिए। अगर मैं इन्फेक्शन की बात करूं, अगर यह वायरस सीएमवी वायरस या कुकुम्बर मोज़ेक वायरस शुरुआत के स्टेज में आता है तो किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सीएमवी अगर जल्दी आता है, वेजिटेटिव स्टेज में अगर आता है, तो काफी हद तक प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। दूसरी अगर बात करें तो सीएमवी मतलब कुकुम्बर मोज़ेक वायरस रेनी सीजन में भी आ सकता है, गर्मी के मौसम में भी आ सकता है और कुछ मात्रा में विंटर के सीजन में भी आ सकता है। अगर फेवरेट क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें और टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर 23 से लेकर 25 हो, या तो मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से लेकर 36 डिग्री का होना, इसका मतलब इस वायरस के लिए आने के लिए कंडीशन अच्छी होगी। और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो अगर हाईली मॉडरेट या हाई ह्यूमिडिटी के चलते इस वायरस का ज्यादा फैलाव हो सकता है। करंटली मौजूदा सिचुएशन ऐसी है अपने देश में, शायद ही कोई वैरायटी होगी कि जिस वैरायटी में इस रोग के बारे में प्रतिकार शक्ति हो। ऐसी कोई वैरायटी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह भी है किसान भाइयों को, आपको बहुत अच्छी तरह से एफिड्स या मावा का बंदोबस्त शुरू से ही करना होगा। शुरू से का मतलब यह है नर्सरी स्टेज के चलते ही आपको मावा का या एफिड्स का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर मैं इस बीमारी के ट्रांसमिशन मतलब ये बीमारी फैलती कैसी है इसके बारे में अगर बात करूं, तो मतलब आप देखोगे कि खेत में कई सारे वीड्स ऐसे हैं जहां पे सीएमवी का होना वाजिब है, वहां पे सीएमवी हो सकता है। वो पौधों में मतलब जो टमाटो की खेती में अगर दूसरे पौधे हैं या घास फूस है या वीड है, तो उन सारों में सीएमवी का ऑलरेडी मतलब पहले से ही इन्फेक्शन हुआ होगा और वहां जाके एफिड्स जो है वहां से वो होस्ट प्लांट से एक्वायर कर सकता है वायरस को। तरह तरह के जो वीड्स है उसमें से वो एक्वायर कर सकता है। मजे की बात यह है कि मतलब एक बार एफिड्स ने इस वायरस को एक्वायर करने के बाद में उसके माउथ पार्ट में मतलब अगले वाले मतलब जिसको हम सोन बोलते हैं या सुंडी बोलते हैं, या उसका जो माउथ पार्ट है उसी में ये वायरस के जो जंतु है वो मौजूद होते हैं, कभी भी उसके शरीर में नहीं रहते हैं। और वायरस को एक्वायर करने के बाद में या वायरस को पाने के बाद में इसको तुरंत टोमेटो के प्लांट में ट्रांसमिट करना होता है। अगर लेट हुआ तो शायद जो इन्फेक्शन का रेट है वो कम हो सकता है, या तो ये होगा कि तुरंत उसको और वायरस एक्वायर करना पड़ेगा एफिड्स को और बाद में ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा। तो ज्यादा समय तक ये वायरस के जो विषाणु है उसके माउथ पार्ट में मौजूद नहीं रहते। मतलब अगर मैं समय की बात करूं तो बहुत हो गए 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर ही एक्वायर करना और ट्रांसमिट करना, ये होता है इसका मैकेनिज्म। अगर एफिड्स की अलग अलग लाइफ स्टेजेस को यहां पे मैं कुछ मतलब विस्तार से बोलूं तो एक ऐसी स्टेज है जिसको हम विंगेड एफिड बोलते हैं या जिसको पंख वाले एफिड्स बोलते हैं,
वो होते हैं ज़्यादा प्रसार करने वाली उसके लाइफ की स्थिति। और होता यह है कि जैसी एक फसल मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज पे मतलब कमजोर हो जाती है, वहां पे जितने भी सारे एफिड्स है वो स्ट्रेस के कारण विंगेड एफिड के स्टेज में जाके एक खेत से दूसरे खेत में जाके वायरस को अपने साथ में ले जाके अच्छे वाले फसल को खराब कर सकते हैं। आगे की बात यह है कि वायरस प्लांट मतलब एक्वायर करने का या पाने का जो मतलब सिचुएशन है, वो एक तो वीड भी हो सकते हैं और साल भर चलने वाली वनस्पतियां जो है उससे भी इस वायरस को एक्वायर किया जा सकता है। कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि आपको लगेगा कि ये फलाने वीड्स के ऊपर तो वायरस के सिम्टम दिख नहीं रहे हैं या कोई प्लांट के ऊपर वायरस के सिम्टम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वायरस आएगा कहाँ से? तो जितने भी होस्ट प्लांट है अलग अलग तरीके के जो वीड्स है, उसमें कई बार ये होता है कि आपको सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब भी एफिड वो सैप सक करता है या रस का शोषण करता है, उसके साथ में इस सीएमवी के विषाणु का मतलब उसके साथ में जाना काफी मुमकिन है। आगे जाके जब इस वायरस का इन्फेक्शन टोमेटो में होता है तो आप दो तरह के लक्षण देख सकते हो। वायरस इन्फेक्शन के बाद में या तो पत्ते के ऊपर इन्फेक्शन आपको दिखेगा या तो टोमेटो के फ्रूट के ऊपर भी आपको इन्फेक्शन दिखाई देगा। अगर मैं इस वायरस के सिम्टम्स प्लांट के पत्ते के ऊपर कैसे दिखाई देंगे इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद में टोमेटो के जो पत्ते होते हैं क्लोरेटिक पैच मतलब पीले कलर का पत्ता, जिसको मतलब जो हरापन थोड़ा कम होगा और पीलापन बढ़ेगा, एक पहला लक्षण है। दूसरा, जिस प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उसके पत्ते छोटे छोटे आपको नजर आएंगे। तीसरा उसका लक्षण यह है कि अगर आपने कभी भी फर्न का पत्ता देखे होंगे, फर्न मतलब जो नैरो टैपरिंग होके जाता है, तो फर्न लीफ जैसे भी सिम्टम्स का होना मुमकिन है इस वाले बीमारी में। इसके अलावा अगर ज्यादा इन्फेक्शन हुआ होगा या अगर आपकी टमाटो की फसल कुकुम्बर के आसपास लगी होगी, तो जिसको एक इंग्लिश में शब्द है जिसको बोलते हैं व्हिपटेल सिम्टम्स। व्हिपटेल सिम्टम्स का मतलब यह है कि जैसे कि आपके जो जूते के बर्न का बांधने के बाद में जो स्ट्रिंग्स नजर आती है, इस तरीके के पत्ते आपके हो सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में व्हिपटेल सिम्टम्स बोला जाता है। अगर इसी बीमारी को अगर आप फ्रूट में देखोगे तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको कि फल के अंदर जो नमी है वो नमी कम कम होती जाएगी, जिसको वाटर सोक्ड लेजेंस बोला जाता है। इसके अलावा अगर हरे कलर का फल है तो वो फल जो है आपको सख्त नजर आएगा, मतलब वो नॉर्मल जो थिकनेस होती है, नॉर्मल जो उसका ये होती है मतलब दबाने के बाद में जो उसकी स्थिति होती है वो ना होते हुए फल आपको दिखेगा कि ये काफी सारा सख्त हो गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स है पत्ते के ऊपर और फलों के ऊपर भी। इतना ही नहीं, कभी कभी आपको मतलब टोमेटो के फल के ऊपर भी मोज़ेक जैसे सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे और फल कभी भी यूनिफॉर्म राइट नहीं होगा, मतलब शुरू से लेके एंड तक ऐसा नहीं होगा कि ये जो फल है पूरा रेड कलर का है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कुछ हद तक आपको पीले स्पॉट भी नजर आएंगे या रेडनिंग भी चालू हुआ होगा, या कुछ फल ऐसे होंगे कि वहां पे ग्रीन कलर भी है, येलोइश भी है और रेड कलर भी डेवलप हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वायरस सीएमवी का इन्फेक्शन होने के बाद में फ्रूट कभी भी यूनिफॉर्म राइप नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि यह वायरस का मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा, तो किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि यह वायरस का या बीमारी का होने के लिए मतलब एक ट्रायंगल बोला जाता है एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में या एग्रीकल्चर के भाषा में। तो वहां पे जरूरी तीन चीजें होती है। पहली चीज होस्ट होना चाहिए और होस्ट में वो वायरस मौजूद होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि वेक्टर का होना जरूरी है, मतलब वो होस्ट में जाने के बाद में वो इंसेक्ट या एफिड्स इस केस में वो एक्वायर कर सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, वो इंसेक्ट को उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो होस्ट से उस वायरस को एक्वायर करने के लिए सारी विन विन सिचुएशन हो।
ये होने के बाद ही इस वायरस का एक्वायर होना, मतलब लेना एफिड्स को और उसका प्रसार करना मुमकिन होता है। इस कड़ी में अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो शायद इसका प्रसार होने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसका अभी रोकथाम कैसा करें, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बोलता हूं। वायरस होने के बाद में वो इन्फेक्शन को आप कतई मिटा नहीं सकते, वो प्लांट के शरीर में रहेगा ही रहेगा। इन्फेक्शन होने के बाद में उसके लिए कोई इलाज नहीं होगा। आपके लिए केवल और केवल यही बात रह जाती है कि आपको अच्छी तरह से शुरू से नर्सरी से लेके एफिड्स का बंदोबस्त करना होगा। मार्केट में अगर देखोगे आप तो कई तरीके की केमिस्ट्री अवेलेबल है, हर तरीके के दवाइयाँ उपलब्ध है जिसका आप एफिड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ में कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसको बोला गया है कि मतलब घास फूस का जमीन में ना होना आसपास या बर्ड्स के ऊपर, ऐसा घास फूस कि जो एक होस्ट प्लांट हो सकता है वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो फील्ड है हमेशा के लिए क्लीन, नीट, होस्ट फ्री, वीड्स फ्री होना चाहिए। तब जाके मतलब वहां एफिड्स जाए ना, और गया तो मतलब वो एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो एक तरीका है उसका, या तो केमिस्ट्री दवा इसके लिए यूज करो, या तो फिर आपका जो वीड है उसका, आपकी जो खेत है उसको वीड फ्री करना चाहिए। तो एक एक ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके की मैं बात करूं, अपने देश में कई राज्यों में टोमेटो की खेती करते समय हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो नर्सरी से रेडीमेड सीडलिंग्स लेते हैं। तो ऐसी नर्सरी हो जहां पे एफिड का बंदोबस्त कायदे से हो रहा होगा, मतलब वहां पे जो जरूरत है, जो दवा लगती है उसको, उसका इस्तेमाल वो कर रहे होंगे। ऐसी नर्सरी, या ऐसी नर्सरी जहां पे डबल डोर सिस्टम हो, मतलब इंसेक्ट का और लोगों का आना जाना कम हो ताकि इन्फेक्शन कम हो, ऐसी तरह की, ऐसी टाइप की प्रोफेशनल नर्सरी से ही आपने सीडलिंग को सिलेक्ट करना चाहिए। इसके साथ में मैं कुछ बातें हमारे नर्सरी ग्रोवर्स, जिसको हम वाईपीआर बोलते हैं, यंग प्लांट रेजर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं कि भाइयों, आप एक बैच अगर टोमेटो की आपने स्ट्रक्चर में कर रहे हो तो आपका सारा प्रोटोकॉल, जो सारी दवाइयां आप यूज करते हो एफिड्स के लिए, उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप टोमेटो की एक बैच खत्म होती है तो उसके बाद में कम से कम 10 दिन उस वाले स्ट्रक्चर में या उस ग्रीन हाउस में दूसरा बैच ना करें, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में ले ओवर बोलते हैं। कम से कम 10 दिन का लेयर हो, ताकि अगर गलती से भी कोई ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में या शेडनेट हाउस में अगर कोई पे घास फूस हो जहां पे एफिड्स बैठे हो, जो होस्ट प्लांट साबित हो सकता है, इसका ना होना चाहिए। बिल्कुल आपका जो ग्रीन हाउस है जहां पे आप ये नर्सरी खड़ी कर रहे हो वहां पे क्लीन एंड नीट होना चाहिए, और दो बैच के बीच में अंतर भी होना चाहिए। इसके अलावा जब ग्रीन हाउस में आप ट्रे सोइंग करने के बाद में रखते हो, इमरजेंस के बाद में, तो दो ट्रे के बीच में कम से कम 10 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसके चलते ह्यूमिडिटी मतलब मेंटेन करने के लिए ये काफी कामयाब होगा, काफी असरदार होगा, ताकि एफिड्स का पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े। हार्डनिंग करते समय आपको ये चाहिए कि जैसे ही हार्डनिंग का समय आता है कि पौधा अभी डिस्पैच के लिए तैयार हो, उसके 3 या 4 दिन पहले, कम से कम, वैसे तो 8 दिन पहले ही हार्डनिंग का काम शुरू होता है। हार्डनिंग करते समय आपने ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जहां पे आप ट्रे रख रहे हो ग्रीन हाउस के बाहर, वो एरिया भी क्लीन हो, वहां पर भी वीड्स ना हो, वहां पर भी होस्ट प्लांट ना हो, ताकि हार्डनिंग के समय में एफिड्स का इन्फेक्शन होके इस बीमारी का फैलाव ना हो। तो ये भी काफी जरूरी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से ग्रोअर को आप जब सीडलिंग की या पौधे की डिलीवरी करते हो, उसके पहले कम से कम 3 दिन पहले जो रिकमेंडेड केमिस्ट्रीज है या रिकमेंडेड दवाइयां है, इसका इस्तेमाल होना जरूरी है, ताकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी इस बीमारी का फैलाव आप रोक सकते हो। अब ट्रांसप्लांटिंग के बाद की बात आती है। चलो ये मान के चलते हैं कि वाईपीआर में इस बीमारी का
कायदे से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ होगा। अब जिम्मेवारी किसान भाइयों आपकी है कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी जो रिकमेंडेड दवाइयाँ है, और जिसको तो मैं बोलता हूँ कि प्रिवेंटिव तौर पर ही यूज करना चाहिए, ताकि एफिड्स वहां पे आए ही ना, या अगर विंगेड एफिड्स आ भी जाते हैं सर्वे करने के लिए, तो उनको इंडिकेशन जाना चाहिए कि इस वाले खेत में अपनी कॉलोनी नहीं बच सकती है। और ये लगातार चेक करते रहना चाहिए कि अगर शुरू के दिन में अगर आपको एक आधा दूसरा पौधा मिल भी जाता है कि जहाँ पे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस वाले पौधे को तुरंत निकाल के फील्ड के बाहर करना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जिसको हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप्स, जैसे कि मैरीगोल्ड हो या काउपी हो, तो ऐसे ट्रैप क्रॉप्स लगाने के बाद में आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कुछ, और इसके हिसाब से आप स्प्रे का इलाज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टिकी स्ट्रैप्स, जो येलो और ब्लू कलर के आते हैं, वो आपको इंडिकेशंस देंगे, मतलब चाहे थ्रिप्स हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे एफिड का पॉपुलेशन हो, या लीफ माइनर की फ्लाई हो, वो सारे का सारे इंडिकेशंस आपको वो स्टिकी स्ट्रैप्स पे मिलेगा, ताकि आप मतलब आपकी जो स्प्रे है उसको आप डिजाइन कर सकते हो। और याद रहे किसान भाइयों कि जो भी दवाइयाँ रिकमेंडेड है एफिड्स के कंट्रोल के लिए, उसका ही इस्तेमाल होना जरूरी है। अगर मैं क्रॉप प्रोटेक्शन के शेड्यूल की बात करूं, तो किसान भाइयों ये ध्यान में रखना चाहिए कि नर्सरी में भी कम से कम 2 राउंड होने जरूरी है। मतलब हो सकता है कि आपको एफिड्स का पॉपुलेशन न दिखाई दे रहा होगा, या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन प्रिवेंटिव तौर पर एक्टारा का ड्रेंचिंग या एक्टारा का स्प्रे करने से आपको काफी हद तक आप एफिड्स का बंदोबस्त कर सकते हो। इसके अलावा मैं स्ट्रांगली ये भी रिकमेंड करूंगा कि जो नीम बेस्ड प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी स्प्रे होना जरूरी है, ताकि एफिड्स या विंगेड एफिड्स का वहां आना जाना मतलब सोच समझ के होना, क्योंकि उनके पास भी एक सिस्टम है कि कौन से खेत में जाना चाहिए, कौन से खेत में खतरा कम है, ये सारा मैकेनिज्म एफिड्स के पास में मौजूद है। वो पहले जब विंगेड एफिड के स्टेज में होता है, तब जाके सर्वे करके देखता है कि यहाँ पे कुछ खतरा तो नहीं है। तो अगर नीम बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ऐसे खेतों में हुआ होगा, तो शायद वो विंगेड एफिड्स वो खेत को पसंद ही ना करे। इसके अलावा ट्रांसप्लांटिंग के बाद में मतलब 2 खेत के बीच में आप बॉर्डर्स भी लगा सकते हो। बॉर्डर किसकी लग सकती है, या तो मतलब इंसेक्ट नेट को लगाया जा सकता है 4 या 5 फीट के ऊंचाई पे, जमीन से लेकर 5 फीट तक ऊंचा होगा, ताकि एक खेत से दूसरे खेत में विंगेड एफिड्स का जो माइग्रेशन जो होता है वो ना हो। या तो फिर आप प्लानिंग करके, या तो पर्ल मिलेट मतलब बाजरा या कॉर्न जैसे क्रॉप को पहले से ही मतलब ट्रांसप्लांटिंग करते समय कम से कम उसकी ऊंचाई जो होगी कॉर्न की या पर्ल मिलेट की, जिसके 3 या 4 आप रोज लगाओगे, कम से कम 3.5 या 4 फीट की होनी चाहिए, ताकि एक खेत से दूसरे खेत में इस एफिड का माइग्रेशन कम से कम हो। तो ये कुछ तरीके थे इस वायरस को रोकने के लिए। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कुकुम्बर मोज़ेक वायरस के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी का फायदा उठाओगे, आप आने वाली फसल को अच्छी तरह से तैयार करोगे। धन्यवाद। बहुत ही आसान तरीके से कुकुम्बर मोज़ेक वायरस प्रबंधन के बारे में बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मोहल्ले सर। और अब मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे किसान भाइयों को सिंजेंटा कंपनी के टमाटर के संकर बियानों के बारे में बताएं। नमस्ते किसान भाइयों, और भारती को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो सबसे पहले मैं मोहाले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में सीएमवी जैसे वायरस को कैसे मैनेज करना चाहिए उसके बारे में बताया। तो आज मैं आपको सिंजेंटा की 2 ऐसी किस्म है, वैरायटी है, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो आपका पूरा महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है, जो 3 अलग अलग राज्य है यहाँ पे, तो ये सारो राजस्थान है, तो इस सारे राज्यों में ये वैरायटी जाती है। तो सबसे पहले तो बताऊंगा मैं 1057, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 6242 करके जो हमारा सिंजेंटा का हाइब्रिड है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो अपना 1057 है, उसका जो रोपाई है आपको सितंबर से लेकर दिसंबर मंथ में करना है। आपको कौन से
सितंबर से लेके दिसंबर मंथ में लगाना है आपको। और जो 6242 है वो जनवरी से लेके आप मार्च महीने तक लगा सकते हो। तो ये दो किस्म है। और अभी मैं इस वैरायटी की कुछ विशेषता बताना चाहूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको सिंजेंटा का 1057 ही क्यों लगाना चाहिए इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो ये जो 1057 है उसका मैं एक बात है कि इस सेगमेंट का जो ये सेगमेंट है पूरा जो आपके विंटर में जाता है, हाँ, और ठंड में जाता है और समर में जाता है। तो इस पूरे सेगमेंट में ये 1057 जो है वो सिंजेंटा का नंबर 1 हाइब्रिड है। वो नंबर 1 कैसे है? तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, 100 किसान अगर टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें से 100 में से 50% जो किसान है वो 1057 लगाते हैं। और टोटल अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो भारतवर्ष में टोटल 30,000 किसान आज के डेट में 1057 लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर 1 टोमेटो इस पूरे सेगमेंट में है। तो उसके कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि इसमें एक TYLCB वायरस जो है, जो कि आपकी सफेद मक्खी जो है उसके वजह से फैलता है अपने टोमेटो में। तो इस वायरस के प्रति इस टमाटर में जो है सहनशीलता है। और इसका जो फ्रूट्स है वो यूनिफॉर्म आता है। और उसका जो प्लांट कनोपी आपने देखा होगा कि प्लांट का जो हाइट है वो अराउंड 5 से 5.5 फीट तक हाइट आपको दिखाई देगा। तो जो ये विंटर में या आपको समर में जो चाहिए तो इसी टाइप की वैरायटी आपको चाहिए। तो ये इसकी एक खासियत है। इसकी दूसरी खासियत जो है वो दूसरी खासियत यह है कि इसके फल जो है एक समान आते हैं। इसके वजह से जब किसान भाई मार्केट में लेके जाता है तो सबसे पहले वेंडर जो है इस हाइब्रिड को खरीदता है और किसान भाइयों को ज्यादा पैसा देता है। ये क्यों करता है कि अगर उसको टमाटो अपने मार्केट से दिल्ली भेजना है, कोलकाता भेजना है, जयपुर भेजना है, पाकिस्तान भेजना है, बांग्लादेश भेजना है तो वो आराम से बेच सकता है। तो इसीलिए बहुत बार ये देखा गया है और मैक्सिमम टाइम जो भी बाकी टोमेटो है और ये टोमेटो जब मार्केट में जाता है तो सबसे पहले इसको ज्यादा रेट से खरीदा जाता है और सबसे पहले खरीदा जाता है। तो ये दूर वाले मार्केट के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक विशेषता है वो है कि ये कोई भी आप मार्केट में जो भी अभी किस्म है उसे अगर आप कंपेयर करते हो तो 20 से 25% ये जो है ये ज्यादा उपज देता है। और ज्यादा उपज देने की वजह से क्या होता है कि किसानों को फिर उसमें ज्यादा कमाई होती है। तो इसीलिए आपको मैंने बताया कि इसीलिए ये किसानों का सबसे पॉपुलर हाइब्रिड जो है वो 10 सिंजेंटा का 1057 है। तो इसी के बारे में एक स्टोरी है। हम लोग ऐसे ही मार्केट में महाराष्ट्र के मार्केट में घूम रहे थे तो वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है बट ये एक पर्टिकुलर और खास स्टोरी है। तो हमारे एक किसान भाई है महाराष्ट्र में जिनका नाम है विट्ठल वायकर। तो हम इनके यहाँ पे विजिट के लिए गए थे। तो जब हमने विजिट किया तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन के लिए बैठे हुए थे। तो हमने डिस्कशन किया कि आपको ये 1057 जो किस्म है वो आपको कैसा लगा। तो उन्होंने सीधा अपना उंगली उठा के दिखाया कि ये मेरा बंगलो देखो। हाँ, तो ये जो है इसके पीछे 1057 की कहानी है। तो वो कहानी ऐसे है कि वो पिछले 5 साल से और यही 1057 लगा रहे हैं। तो उस कहानी में क्या है कि जब हमने उनको डिटेल में पूछा तो उन्होंने ये बताया कि 5 साल पहले मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा था। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, मैंने 5 एकड़, क्योंकि 1057 जो हाइब्रिड है वो मैंने देखा हुआ था, तो 5 एकड़ मैंने ये किस्म की मैंने लगाया मेरे खेत में। और उसके बाद में उसी साल में टोमेटो के रेट भी बहुत अच्छे थे। तो मुझे टोटल 30 लाख का मुनाफा हुआ और उस मुनाफे से मेरा ये बंगलो बना है। और मेरा जो कर्जा था मेरे ऊपर वो कर्जा में मैं 1057 के पैसे से दे पाया। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं कि उनके पास ऐसे स्टोरीज है कि कुछ किसान जो है हमारे यहाँ पे उन्होंने 1057 के नाम से कुछ पिकअप भी खरीदे हुए हैं। मतलब उसमें उसका नंबर जो है गाड़ी का वो 1057 है। मतलब इतना प्यार उस हाइब्रिड से वो किसान भाई करते हैं। तो इसीलिए हम इस 1057 जो हाइब्रिड है तो उसके बारे में बोलते हैं कि 1057 का है शानदार काम, ज्यादा उपज ज्यादा दाम। तो ये है 1057 के बारे में। तो यही है कि इसका मैंने
रुपए का विंडो जब हमने चालू किया, सबसे पहले बताया, तो अभी का टाइम सबसे राइट टाइम है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को बोलूंगा कि आप 1057 जैसा हाइब्रिड है आपके खेत में लगाओ, और इसका आप ज्यादा लाभ ले सकते हो, ज्यादा कमाई कर सकते हो। अभी मैं दूसरे किस्म के बारे में बताऊंगा, तो ये है सिंजेंटा का 6242। तो इसका जो रोपाई का टाइम है, कौन से मंथ में करना चाहिए, तो जनवरी से लेके मार्च महीने में। मैं आप जब सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं बार बार। उसका रीजन ये है कि आप इस विंडो में लगाओगे, इस मंथ में लगाओगे, तो आपको उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। कुछ किसान दिसंबर में भी लगाते हैं, उन्होंने भी अच्छा रिजल्ट पाया है, नवंबर में भी लगाते हैं, ऐसे भी किसान है। बट जनवरी और मार्च वाले मंथ में लगाओगे तो सबसे अच्छा आपको इसका फायदा मिलेगा। यह हाइब्रिड अगर इस सेगमेंट में देखा जाए तो इसके भी मोर देन 18,000 से ज्यादा किसानों ने इसको लास्ट ईयर लगाया है, और इस साल भी बहुत सारे इसको किसान लगाने वाले हैं। तो इसके भी ऐसे ही कुछ खासियत है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो जनवरी के मंथ के बाद में टेम्परेचर अपना जो है, तापमान है, बढ़ना चालू हो जाता है। तो उस टाइम पे ऐसा कोई हाइब्रिड होना चाहिए जो कि उसमें बहुत अच्छा हीट सेट हो, उसका जो क्रॉप जो है एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसकी ऊंचाई भी 5.5 से 5.5 फीट होना चाहिए। तो ये ऐसा ही हाइब्रिड है। और सबसे अच्छी इसकी खासियत है वो है कि इसमें हीट सेट सबसे बढ़िया है। हीट सेट क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम पे जो फ्लावर टू फ्रूट कन्वर्जन होना चाहिए, मतलब जो फ्लावर है उससे फ्रूट का जो होना चाहिए, उसके लिए जो चाहिए, तो वो हीट सेट में टोमेटो अच्छा आने वाला चाहिए, तो वो 1057 है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसके जो टमाटर है वो एक समान आते हैं। हाँ, उसका कलर डेवलपमेंट एक समान होता है। और दूर वाले मार्केट के लिए ये भी, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया कि 1057 जैसे जाता है, वैसे ही कहीं पे भी आप दिल्ली भेज सकते हो, कोलकाता भेज सकते हो, जयपुर भेज सकते हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी। ये टोमेटो जब पाकिस्तान में जाता था तभी भी जाता था, और बांग्लादेश में भी जाता था। तो ये इसकी खासियत है। इसीलिए जैसे ही ये मार्केट में इस मंथ में जाएगा, तो सबसे पहला जो है हमारे जो वेंडर से व्यापारी है, वो सबसे पहले इसको लेते हैं, और किसानों को इसमें बहुत अच्छा रेट भी देते हैं। तो ये इसकी दूसरी खासियत रही। इसकी तीसरी खासियत है कि ये भी अगर आप कोई भी हाइब्रिड से कंपेयर करोगे, तो जो बहुत सारे कंपनी के हाइब्रिड आके गए मार्केट में, तो किसी में क्या है, बहुत बड़ा फल है बट वो एक समान नहीं होता, तो इसीलिए वो खरीद नहीं सकते, तो वो लोकल मार्केट के लिए बेचते हैं। तो ये आप लोकल मार्केट या आप दूर के वाले मार्केट में भी इसको बेच सकते हैं, इसीलिए वेंडर इसको सबसे ज्यादा पसंद करता है। और उसका जो उपज है वो 20 से 30% ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें हीट से अच्छा होने की वजह से जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो बहुत ज्यादा लगते हैं, और उससे किसानों को बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसीलिए बहुत सारे हमारे किसान भाई है, उनको बहुत ज्यादा उसमें उन्होंने कमाया है। तो इसीलिए मैक्सिमम किसान 6242 जो हमारा है, 6242 है, इस हाइब्रिड को लगाते हैं, इस किस्म को लगाते हैं। तो इसीलिए भी हम इसको बोलते हैं कि गर्मी का सहारा 6242 है हमारा। तो ये इसका हम लोग एक बोलते हैं कि जो भी गर्मी है उस टाइम को आपको कोई चिंता नहीं करनी है, सिंजेंटा का टोमेटो 6242, हाँ 6242 जो है उसको आप लगाओ, और आप निश्चित रूप से अच्छा कमाई कर लोगे। तो ये था किसान भाइयों, पूरे 2 टमाटर के बारे में मैंने बताया। तो मैं सारे किसान भाइयों को यहाँ पे निवेदन करता हूं कि आप सिंजेंटा का जो 1057 है, 6242 है, ये दोनों किस्म का अच्छा लाभ उठाओ, और आने वाले सीजन में इसकी आप रोपाई एंड बुआई करो, तो आपको फायदा ही होगा। और इसके साथ हमारा सिंजेंटा का टीम आपको आपके सपोर्ट में रहेगा, और आने वाले सीजन के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अच्छी कमाई हो ये बताता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मुझे लगता है रमेश मोहाले सर ने आपको बहुत ही अच्छे से कुकुम्बर मोज़ेक वायरस के बारे में बताया है, और आप वो सब तथ्य ध्यान में रखिए जब आप टमाटर की खेती करोगे। और दिनेश जी ने आपको सिंजेंटा की जो सबसे महत्व जो किस्मों हैं उसके बारे में बताया है, तो उसका भी आप बियानों का उसका इस्तेमाल करें और उसका अच्छे से लाभ उठाएं। और धन्यवाद किसान भाइयों, आपने हमारे लिए टाइम दिया, इसलिए धन्यवाद।